वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं यौम कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज 5 फ़रवरी है और आज हम कश्मीर डे मनाते हैं और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और जो है कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यौम यकजहती कश्मीर, ये कश्मीर से यकजहती का दिन है। राजा हरी सिंह की अगर बात करें तो उस वक्त का मामला है जब बरसग़ीर के अंदर जो है वो बंटवारा हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो पैदाइश की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान की पूरी तहरीक जो एक अरसे से चल रही है 1857 से जंग आज़ादी, और फिर उसके बाद फिर पूरा एक मामला, फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, फिर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह और फिर उसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम लोगों ने उस ख्वाब की ताबीर करके दिखाई जो ख्वाब देखा गया था 1857 के बाद। अब होता यह है कि कश्मीर का फैसला होना है कि कश्मीर किस तरफ जाएगा। दिल और दिमाग और जिस्म पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सियासत की भेंट चढ़ता है और फिर राजा हरी सिंह के थ्रू ये पूरी एक मोनोपोली और पूरी एक डिप्लोमेसी कह लें इसको, या फिर पूरी एक पूरी षड्यंत्र उनकी ज़बान में ना ये रचाया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक चीज़ ऐसी होती है, एक आर्टिकल ऐसा होता है जिसके तहत कश्मीरियों को ये इत्मीनान दिलाया जाता है कि आप रहेंगे यहाँ पे, लेकिन आपकी खुद मुख्तारी होगी, आपकी जो स्टेट सुवरेनिटी है वो मौजूद रहेगी। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हम ये देखते हैं कि वो उसके बिना पर रहते आ रहे थे। और इस आर्टिकल का मकसद ये था कि आप पर जो भारतीय हिंदुस्तानी कवानीन हैं वो लागू नहीं होंगे, आपको खुद मुख्तारी होगी, जॉब्स जो सरकारी हैं वो मिलती रहेंगी, जो जिसे एक आम ज़बान में कोटा सिस्टम कह लें या एक खुद मुख्तारी सिस्टम कह लें, ये तमाम चीज़ें थीं। लेकिन हम देखते हैं कि गुजरात का जो कसाई है वो आता है, एक सीट पर बैठता है मनसब पर हिंदुस्तान के, और फिर उस पूरे आर्टिकल को माइनस करने की कोशिशें की जाती हैं। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370। अब इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में हम बात हमेशा करते रहे हैं, चीज़ें करते रहे। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जब ये खुद मुख्तारी उनसे छीन ली गई तो वहाँ पर लाकर जो हिंदुस्तानी और भारतीय कॉलोनीज़ आबाद करना शुरू की गई कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर हम देखते हैं अरसे दराज से एक पूरा चैप्टर है हमारे पास, एक बाबे कश्मीर के नाम से, कि जो जुल्म, बर्बरियत और जिस तरह से जानों का नजराना कश्मीरियों ने पेश किया अपनी आज़ादी के लिए, वो आज तक चला आ रहा है। पाकिस्तान के लिए शहरग है और पाकिस्तान के लिए शहरग से ज़्यादा करीब है कश्मीर। इस तमाम टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। और मुझे हमेशा ये मैं कहता हूँ कि आज मेरी शक्ल पर और मेरे अंदाज़ पर गौर मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब व गरीब कैफियत तारी हो जाती है। अल्फाज जो है वो साथ नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि जब मैं उनकी शक्लें देखता हूँ, उनकी कुर्बानियाँ देखता हूँ और वो पैलेट गन्स के निशानात उनकी बॉडीज़ पर देखता हूँ, तो शायद मैं उस मंज़र के अंदर चला जाता हूँ और आज यहाँ पर फिज़िकली मौजूद हूँ लेकिन मेंटली ना हूँ। इसी तरह ऐसे लोगों को आज हमने प्रोग्राम के अंदर बुलाया जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, यू जस्ट नेम इट, कोई साल ऐसा नहीं गया होगा जब से उन्होंने ये अहद लिया कि हम मुल्क के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और बका के लिए, इस पूरी धरती के लिए हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। तो वो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त डिफेंस एनालिस्ट हैं। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए तो ही इज़ वर्किंग एज अ थिंक टैंक राइट नाउ, और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मादरे वतन के लिए वफ़ की। मेरे बड़े प्यारे हैं और मैं सीखता भी रहता हूँ, डांट भी बड़ी खाता हूँ उनसे, बड़ी डांटें खाई हैं, लेकिन सीखने का अमल ज़्यादा रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कर्नल डॉक्टर ज़ेरुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल, थैंक यू, माशाल्लाह, एवरग्रीन लाइक पाकिस्तान। थैंक यू। ये आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थैंक यू सो वेरी मच कि आज आपने मुझे स्टूडियो के अंदर टाइम दिया। कुछ लोग और हमें ज्वाइन करेंगे वाया जूम इस्लामाबाद से और दीगर जगहों से। कर्नल साहब, जानना चाहूँगा, यौम यकजहती कश्मीर, आज मुल्क भर में रैलीज़ निकाली जा रही हैं, यकजहती का इजहार किया जा रहा है, खामोशी जो है वो की जाएगी। आज भी पाकिस्तान ये पैगाम देता है पूरी दुनिया को कि कश्मीर तो हम तुम्हें ऐसे नहीं ले जाने देंगे, चाहे तुम आर्टिकल को रिवोक कर लो, चाहे तुम जुल्म और बर्बरियत कर लो, हम आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है इंशाअल्लाह। और जैसा कि हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और डेफिनेटली एक वक्त आएगा, हमारी ज़िंदगी में आए तो बहुत अच्छा है, हम देखें उसको, और जो मर्ज़ी कर लें उसको, इंडिया उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी जुल्म बर्बरियत वो चीज़ें उसके ऊपर कर ली जाएं, लेकिन फिर भी
जो है वो लोग खड़े हुए हैं और हम एज अ पाकिस्तानी नेशन उनके साथ हैं, हर वक्त साथ हैं। और जो 5 फरवरी का दिन जब हम मनाते हैं तो वो बेसिकली इस अज़म का इरादा है कि हम लोग हर तरह से, चाहे वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हों, सियासतदान हो, फौज, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जो भी हो, सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और कुछ भी कर लिया जाए, कश्मीर है पाकिस्तान और पाकिस्तान की शारक है, तो हम अपनी शारक कैसे अलहदा कर सकते हैं। मतलब शारगी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो शायद फिर जान ही ना बचे, जान ही नहीं बचे, सांस ही ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे वज़ीर आज़म ने भी मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया, तो इसमें भी उन्होंने इजहार किया कश्मीर से यकजहती का। तो इस दौरे की क्या अहमियत है? देखिए, इस दौरे की तो बहुत बड़ी अहमियत है ना। जब आप आज के दिन जाके उनके साथ खड़े होते हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, जब उन्होंने तकरीर की होगी, बताया होगा, तो दुनिया को एक पैगाम गया होगा कि जी हम किसी तौर पे भी इस चीज़ से गाफिल नहीं हैं। और जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर के बारे में हमें बता दिया कि इसके बगैर तो पाकिस्तान कंप्लीट ही नहीं है, तो फिर इस मौके की, इस दिन की मुनासबत से रैलियों में शिरकत करना, लोगों के साथ एक्सचेंज ऑफ व्यू करना, इससे क्या होता है कि आजकल मीडिया का दौर है, तो इंटरनेशनली आपकी आवाज़ हर फोरम पे जो पहले से गई हुई है वो आज भी जाएगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएगी, और उसका एक अपना एक प्रेशर है। ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त जो नई जनरेशन है ना, शायद वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, हमसे ज़्यादा जो है वो एडवांस है चीज़ों के अंदर। वो आज भी वही जज्बा रखती है जो आप अब जज्बा रखते थे, जो मैं जज्बा रखता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस नस्ल को हम अपनी कुर्बानियों के बारे में वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहें और बताते रहें कि किस तरह से हमारे बड़ों ने, हमारे प्यारों ने, हमारे जो सिविलियंस तो सिविलियंस, हमारे यूनिफॉर्म ऑफिसर्स ने किस तरह से जानों का नजराना पेश किया। किसी की नई नई शादी होती है, फिर अगले दिन दोबारा चला जाता है वो यूनिट के अंदर, किसी की औलाद होती है वो दोबारा यूनिट पर चला जाता है, वो कभी बॉर्डर पर जाकर लड़ता है, जानों का नजराना पेश करता है। हमारा जज्बा आज भी वही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कहीं पे कोई फ़र्क नज़र आता है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नज़र आता। हर तरह, हर जगह पे जाते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, आप मुझे बताएं, कोई कमी नज़र नहीं नज़र आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो एक कमिटमेंट है ना अपने से, अपने मुल्क से, और उस कमिटमेंट पे तो पूरा उतरना है हमें। बिल्कुल। अच्छा, हमने अभी रिसेंटली पाक भारत जंग जो हुई थी, उसमें वो जंग में हम फतह याब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मार्का हक हमने, हमारी फ़ौज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो ऐसे में जब हम भारत पर फतह याब हो चुके हैं, हम कश्मीर के मामले में भी कुछ मज़म्मती बयान के अलावा आगे बढ़कर कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकेंगे भारत को? डेफिनेटली। अब जो इस वक्त देखें वर्ल्ड सिनेरियो आ गया, हमारी जो लीडरशिप है इस वक्त, आर्मी की भी आप देखें, आप एक और चीज़ नोट करें कि अभी ये जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं ओमान में, पहले खैर टर्किया में थे, अभी ओमान में, उसमें स्पेशली पाकिस्तान को भी सालिस बनाया बुलवाया गया ना। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल फोरम पे कितना इम्पोर्टेंट है और हमारी आवाज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अब ये हो नहीं सकता कि इंडिया इस मार्का हक की फतह के बाद ना आंखें चुरा सके। अब वो कश्मीर के मामले के ऊपर सेटलमेंट होनी ही है इंशाल्लाह। और मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में हो जाए इंशाल्लाह, हम उसको देखें, और कश्मीर जन्नत नज़ीर हम जो है, खैर इस वाले हिस्से को तो हम सारा देख चुके, हम उधर वाले उसको भी हम ज़रा महसूस करें। कर्नल साहब, एक सवाल, अब ज़रा इंटरनेशनली भी ये प्रोग्राम देखा जाता है और हर जगह पर ये, हर फोरम पर रिकॉर्ड हो रहा है, और आपकी आवाज़ एज अ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जारी होगी इस वक्त। भारत हमेशा से मैंने देखा है कि अपनी अक़लियतों के साथ हमेशा जुल्म ही किया है, चाहे वो हमारी सिख बरादरी हो वहाँ पर, चाहे वो उनके दूसरे दीगर जो अक़लियतें हों, चाहे वो कश्मीरियों के बारे में बात करें। कश्मीर के ऊपर तो उनका एक अलग से जो है ना वो पूरा चैप्टर खुलकर आता है कि जो जुल्म की दास्तानें उन्होंने रकम की हैं। क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर ये जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहा है? तो क्या नज़र आ रहा है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को? बिल्कुल बिलाल, अगर आप देखें जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है और ह्यूमन राइट्स के भी डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, सब में ये चीज़ हाईलाइट हुई हुई है कि पाकिस्तान तो इस चीज़ के जो है प्रोजेक्ट कर ही रहा है। वो बताते हैं कि जी इतनी ज़्यादा इस वक्त अक़लियतों को जो सप्रेस किया जा रहा है, और फिर स्पेशली कश्मीर में जो सप्रेस किया जा रहा है, वो आपको सारी रिपोर्ट्स में नज़र आता है। और
अच्छी बात यह है कि सफारती सतह पे, आलमी सतह पे हमारे लीडरशिप ने हमेशा इस चीज़ को भी उजागर किया। जहाँ पे भी यूएनओ में जाते हैं, सलामती कौंसल है, जनरल असेंबली या ओआईसी के भी जो भी इजलास होते हैं, उन सब में इस मसले को उजागर किया जाता है और बताया जाता है कि वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ, कश्मीर के साथ क्या सलूक हो रहा है। और उसके आप दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हमारी कितने अच्छी तरीके से रह रही हैं। हमें तो फ़र्क ही नहीं फील होता। अब जब से मैं रिटायर होके सिविल में इंटरेक्ट करता हूँ, तो कराची में अगर आप देखें हिंदू कम्युनिटी है, दूसरे कभी कंप्लेन नहीं सुनी हमने, क्रिश्चियंस हैं, हम वी आर लिविंग लाइक अ ब्रदर, वी आर लिविंग इन अ ट्रू डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। एग्जैक्टली, वो जो भारत में वही उसी भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, में क्रिश्चियंस के साथ जो हुआ उनके गिरजाघरों पे, और वो सारा, यानी कि वो हर अक़लियत बरादरी के साथ इसी तरह कर रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस को भी नहीं उन्होंने छोड़ा। तो इससे तो फिर आलमी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट जाता है, जो स्टेट टेररिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है भारत के लिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। करण साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमें जो है वो दिफाई तज्ज़ियाकार भी ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम गजनफर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। यौम कश्मीर है, यौम यकजहती कश्मीर है, और हम यकजहती के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की है बीइंग अ यूनिफॉर्म पर्सन, और नाउ डेज आप भी अभी भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाउ डू यू फील कि 1947 के बाद से लेकर एक आर्टिकल तो हुआ करता था जो एटलीस्ट उनकी मरहम लगाने का काम करता था, वो आर्टिकल जो है वो ख़त्म कर दिए, माइनस कर दिए गए। 370 की बात करें, 35A की बात करें, इस वक्त कश्मीरी किस हाल में है, और इस वक्त जो मकबूजा इलाका है वो किस तरह से जुल्म और दास्तानें जो है, जुल्म की दास्तानें बताता है या गाता दिखाई देता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज चूंकि आप 5 फरवरी है और पाकिस्तान इस दिन को कश्मीरियों से वहदत के लिए, यकजहती के लिए डिस्प्ले करने के लिए मनाता है। वैसे तो सारा साल ही पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के ऊपर मुख्तलिफ फोरम से बातचीत होती रहती है, और जो भारत जो वहाँ पे मजालिम ढा रहा है उसका जिक्र होता रहता है। असल में ये एक दिन की तो बात है नहीं, ये एक स्टोरी है, एक लंबी स्टोरी है। नॉर्मली हमें उससे 1947 से रिलेट करते हैं, लेकिन ये 1947 से नहीं है। ये महाराजा के रूल से, जब से अंग्रेज ने कश्मीर बेचा था महाराजा को, उस वक्त से लेके अगर आप उस वहाँ पे मुसलमानों की कंडीशन उठा के देखें तो वो एक सब्जेक्ट के तौर पे, यानी एक आउटकास्ट के तौर पे ट्रीट किए जाते थे उस जमाने में भी। और कुदरतुल्लाह शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब बसों में मुसाफिर सफर कर रहे होते थे और वो बसें जाके कश्मीर के अंदर श्रीनगर, जम्मू, बारामूला कहीं स्टॉप पे रुकती थी, रास्ते पे कहीं रुकती थी, वहां पे 2 आवाजें लगती थी, मुस्लिम पानी, हिंदू पानी। यानी मुसलमान वो पानी नहीं पी सकते थे जो पानी हिंदू को दिया जाता था। और उसके बाद आपने देखा, पहले एक हिंदुओं का कॉन्सेप्ट ये था कि कोई मुसलमान उनकी रसोई में चला जाता था तो वो कहते थे कि जी हमारी रसोई गंदी हो गई है तो इसको पाक करना चाहिए। इसी बेसिस के ऊपर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो चीज उस वक्त सोची थी, वो चीज जो है आज आपको कश्मीर के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन आपको कश्मीर के अंदर नजर आ रही है, बल्कि कश्मीर क्या उसकी रिफ्लेक्शन आपको पूरे भारत के अंदर नजर आ रही है, जहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर किस्म की अक़लियतों के ऊपर जो जुल्म ढाया जाता है। इवन आप और कोई बात न करें, आप हिंदुओं के अंदर भी 2 बड़ी कास्ट है। एक है ब्राह्मण के अंदर फिर 6 कास्ट है, और एक है अनटचेबल जिनको वो शूद्रस कहते हैं, जिनको वो दलित कहते हैं। तो उसके ऊपर जुल्म देखते हैं। तो कश्मीर के अंदर एक लंबी दास्तान है। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, उसके अक्टूबर 47 का एक इंसिडेंट उठा के देख ली, जब कोई 1000 फैमिलियों को ट्रकों में लोड किया गया था वहां पे महाराजा की फौज की तरफ से, और ये कहा गया था उनको कि जी हम आपको पाकिस्तान छोड़ देंगे। फिर उनकी लाशें कश्मीर के जंगलों में पड़ी मिली थी। तो एक स्टोरी है जो बिल्डअप होती रही है, और वहां पे जो मुजालिम, जिस तरह कश्मीर में देखिए आज भी 6 लाख फौज है। अगर कश्मीर में अमन है तो 6 लाख फौज की क्या रैशनल बनता है, क्या तुक बनती है। लेकिन उस 6 लाख फौज के अलावा कश्मीर के अंदर आप ये देखिए कि 18 एंटी ह्यूमन लॉज पिछले कोई जब से लगाए गए हैं,
जिसमें जिसमें ऐसे ऐसे गंदे लॉज हैं। आप कोटा देख लीजिए, आप टाडा देख लीजिए, कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट देख लीजिए, टेलीग्राफ एक्ट देख लीजिए, क्या क्या चीजें जिसमें वो कश्मीरी मुजाहिदीन को या कश्मीरी पॉपुलेशन को, बच्चों को, लोगों को, लड़कियों को, औरतों को उठा के 1 साल तक तो बगैर इंटरोगेशन के अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। फिर कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा पौशपुरा में वाकया हुआ था जहां ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है 70 और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है 100 औरतों को सुबह दिन के 10 बजे पौशपुरा में एक लाइन में खड़ा करके उनके बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, हस्बैंड के सामने उनकी आबरूरेजी की गई थी, उनकी असमत दरी की गई थी। ये मुकदमा कश्मीर हाई कोर्ट तक गया और कश्मीर हाई कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया। 2 औरतें थी, इमरोज राजा, उन्होंने इस कश्मीर के इस मसले को इंडियन हाई कोर्ट में, इंडियन कोर्ट में उठाया। वहां उन्होंने उसको सेशन के अंदर ही दबा के उनको फारिग कर दिया। आज भी उसके ऊपर एक फिल्म बनी है ओशन ऑफ टीयर्स के नाम से, जो ब्लॉक की गई है, जो बंद की गई है वहां पे। तो आप जुल्म की एक लंबी दास्तान है जो आज इसीलिए बुरहान वानी पैदा हुआ। आप और तो सोचिए, आप तारीख में जाइए और सैयद अली गिलानी की जो डेथ हुई थी जी, और सैयद अली गिलानी की कश्मीर जो बॉडी थी, यानी इतने खौफजदा हैं कि उनकी लाश जो है उनके अहले खाना के हवाले करने से इनकार कर दिया गया। तो एक लंबी स्ट्रगल है और उसके ऊपर आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो एक नहीं कोई 18 करारदादें हैं जो आई हैं, जिसके ऊपर हमने नहीं कहा था। नेहरू ये इस मसले को लेके गया था यूनाइटेड नेशन में, और फिर नेहरू की एक बहुत बड़ी स्पीच है जो उसने टेलीग्राम किया था लियाकत अली खान को, जिसके अंदर उसने लिखा था कि कश्मीरियों का मसला जो है उनकी इच्छा के मुताबिक या उनकी मर्जी के मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। फिर ही केम ऑन टू द रेडियो एंड ही मेड अ स्पीच जिसमें उन्होंने कहा ये कश्मीरियों को हम उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी हुकूमत देंगे। और अब उसके बाद देखिए उसके जो उसके बाद जो उनके वो आए हैं नरेंद्र मोदी और बाकी, उन्होंने कश्मीरियों के साथ क्या हाल किया। लेकिन ये स्ट्रगल रुकने वाली नहीं है। दुनिया में जहाँ राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीकें चलती हैं वो इसी तरह जबर और जुल्म का शिकार होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना सक्सेस से हमकिनार होती हैं, अल्टीमेटली वो पहुंचती है। तो पाकिस्तान इन्हीं चीजों को, इन्हीं मजालिम जो कश्मीरियों के ऊपर ढाए जा रहे हैं और जिससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी हैं और उसके ऊपर बोलते भी हैं, न सिर्फ इधर बोलते हैं बल्कि इंटरनेशनल सेमिनार में बोलते हैं। और इस चीज को पाकिस्तान का एक फर्ज बनता है, पाकिस्तान के ऊपर एक ड्यूटी आइड होती है, पाकिस्तान की एक लीगैलिटी में भी और मोरालिटी में भी, बिकॉज हाफ ऑफ कश्मीर इज पाकिस्तान। तो आप देखिए ना, जो पाकिस्तान का पार्ट का कश्मीर है वहां पे आज देखिए पाकिस्तान में मैं और आप जो है वो 60 रुपए बिजली का बिल पे करते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर के अंदर जो है 1 रुपए बिजली का बिल पर यूनिट पे किया जा रहा है। उनकी डिमांड थी ये करें क्योंकि मंगला उनकी ज्यूरिसडिक्शन में, हाफ ऑफ द मंगला और रिवर उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो पाकिस्तान ने उनको ग्रांट किया कि जी अब वहां पे जो बिजली के बिल करे। अब इसी तरह आप फैसिलिटीज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देख लीजिए, वहां लोगों के ऊपर खाने की चीजें अवेलेबल नहीं है, बाजारों में नहीं जा सकते, हर चौक के ऊपर 10 सिपाही खड़े हुए हैं। और कश्मीर अपना भारत और इजराइल 2 ममालिक हैं जिन्होंने 10 साल से कम उम्र के बच्चों को राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का नारा लगाने के लिए अपनी जेलों में रखा। अभी भी अपना इजराइल ने भी कुछ 432 बच्चे रखे थे। अभी भी श्रीनगर से जम्मू हाईवे जाती है उसके ऊपर इन्होंने एक कैंप बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चों को अगवा करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करते हैं, उनको वहां ला के रखते हैं, फिर उनके पेरेंट्स को रिंग करते हैं, उनसे रैंसम डिमांड करते हैं, वहाँ बच्चों से जो इमोरल सलूक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सर ऐसा ही है। आपने बहुत अच्छे तरीके से नक्शा खींचने की कोशिश की है। आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू कि आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये देख रही है प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली दे विल अंडरस्टैंड कि क्या कुछ होता रहा। ज़ेब भाई ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा कि मैंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, कुछ ऐसी बुक्स सामने आई कि जो लोग बाहर रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो बताते हैं कि इंडिया ने भारत ने कुछ ऐसे कॉलम्स लिखे हैं, कुछ ऐसी बुक्स लिखी हैं, कुछ ऐसे उनके पास गलत तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, पोर्ट्रे किया है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हम जो बताते हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बताते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है। और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं वो किताबें बाकायदा तौर पर छपना शुरू हुई, सेल होना शुरू हुई और फैलना शुरू हुई। पाकिस्तान ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया है? देखें, इंडिया तो हर वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे वो इस चीज़ को
दुनिया के सामने पेश करे कि कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा, कश्मीर में सब कुछ अच्छा है और ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लेकिन जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इतना बड़ी डिटेल में हमें चीज़ें बताई कि ऐसा नहीं है। हमारे लोग भी लगे हुए हैं, हम भी, अब तो मीडिया का दौर है, आप वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दें, आप लोगों की ज़बानों को बंद कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, उससे क्या होगा? आपकी चीज़ें कभी भी छुप नहीं सकती। वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया को मालूम है। अब आज 5 फरवरी मनाने का मकसद ही ये है कि हम उनके नैरेटिव को काउंटर करें और जो इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल है वो दुनिया के सामने आए। ठीक है। इखलाकी तौर पे भी और सफारती सतह पे हर तरह से उनके सामने आए, उनको पता लगे कि जी ये जो इंडिया इस वक्त नैरेटिव बिल्ड कर रहा है वो सरासर प्रोपेगेंडा है, गलत है। और जो एक्चुअल वहाँ हो रहा है, जो जुल्म और सितम के पहाड़ वहाँ पे इस वक्त ढाए जा रहे हैं, उसकी ट्रू पिक्चर पता चले। और आई थिंक इस वक्त सबको पता है, एवरीबॉडी नोज कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा गजनफर साहब, आप ये बताइएगा कि भारत हमेशा से जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करते आया है, तो क्या अक़वाम आलम कोई एक्शन नहीं लेने को तैयार हैं आज तक के? देखिए, पहले तो ये भूल जाइए कि देयर इज एनी कॉन्सेप्ट ऑफ अक़वाम आलम। ये अच्छा। जो जी हाँ सर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप। जी, जिस टाइम फ्रेमवर्क में हम खड़े हुए हैं, जी सर, सबका नेशनल इंटरेस्ट ही इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम फ्रेमवर्क में दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है जिसके हेडिंग है फ्रॉम वर्ल्ड ऑर्डर टू डिसऑर्डर। हाँ, यस सर। अब हम इस डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, जिस डिसऑर्डर को आज आप देख रही हैं। दुनिया में चाइना इज इमर्जिंग एज ए वर्ल्ड पावर, रशिया इज इमर्जिंग एज ए वर्ल्ड वाज इमर्जिंग एज ए वर्ल्ड पावर, और हम ये समझ रहे थे कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर होने जा रही है, लेकिन अभी भी दुनिया जो है वो यूनिपोलर है और यहाँ पर बिल्कुल सही, डंडे का नाम है। बिल्कुल सही। इसलिए कि ट्रम्प आके कह देता है कि जो मैं कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। अब पहले उसने इंडिया को सब्जुगेट किया और कहा कि जी 55% टैरिफ लगाया। अभी जब इंडिया ने इजराइल से अपना रशिया से तेल लेना बंद किया, बाकी चीजें मानी, तो कल उसने उस टैरिफ को 18% कर दिया। बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान को वो बहुत बड़ा दोस्त कहता है, अपना पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है। सो देयर इज नो वर्ल्ड ऑर्डर, देयर इज नो आलमी ताकतें। एवरीबॉडी, हर बंदा जो है, जो बड़ी ताकत है वो रिवॉल्व कर रही है अपने इंटरेस्ट के। चाइना कहता है हमने 2030 तक किसी से कोई कन्फ्रंटेशन पिक नहीं करनी, वी आर गोइंग टू बिल्ड अप आवरसेल्फ इकोनॉमिकली। रशिया जो है उसको इतनी बड़ी लड़ाई में डाल दिया है यूक्रेन के साथ, जानबूझ के अमेरिकन ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने, कि आप देखिए रशिया जो है वो उसकी कंसंट्रेशन यूक्रेन की तरफ है। सही बात। तो दुनिया के जो वर्ल्ड इश्यूज हैं वो सिर्फ उन्होंने ही उठाने हैं जिनका उससे इंटरेस्ट वाबस्ता है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान का कश्मीर से इंटरेस्ट वाबस्ता है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, जो पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेंथ साबित किया, उससे हम उस स्ट्रेंथ से हम इस कश्मीर के कॉज को आगे लेके चल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें, अगर डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि मैं कश्मीर का मसला हल कराऊंगा, तो पाकिस्तान को चाहिए उसके ऊपर प्रेशराइज करे, उससे कहे कि आओ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा पॉइंट ये था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस था और फिर उसके बाद हमने देखा कि 6 जहाज 7 जहाज, या फिर उसने खुद कोट कर दिया कभी 8, अब तो 8 अब 8 पहुंच गए वो, तो वो एक प्रेशर बिल्ड हुआ। उसके साथ साथ ये भी कहा कि मैं फ़लस्तीन के मसले को भी देखूंगा और कश्मीर के मसले को भी देखूंगा, इन दोनों मसाइल को जो है वो देखूंगा। तो एटलीस्ट हम सिफारती सतह पर इतने कामयाब हो चुके हैं कि अब हम उस मसले को कई सालों के बाद दोबारा से उठाना शुरू किया हमने। बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कर्नल ज़िप साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे जवानों का जज्बा और ये भारतीयों की बौखलाहट, मतलब ये अगर अपनी ट्रेनिंग्स भी कर रहे होते हैं, इनकी परेड होती है, तो उसमें भी ये लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं कभी। खैर मैं उसके ऊपर मज़े का खेज बात नहीं करना चाहता, लेकिन कभी ट्रेनिंग्स होती हैं तो अपने नाकारा जहाज़ ये ट्रेनिंग उस पर भेज देते हैं शोज़ में। दुबई में इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस है और उसके बावजूद भी ऐसी अकड़ है कि गिरते तुम्हारे 6 से 7 और 8 जहाज़ हैं और तुम उसके ऊपर मूवी बना देते हो और फिर तुम कहते हो कि आवाज़ तो लाहौर तक जानी चाहिए, जबकि आवाज़ तुम्हारे गले से निकल के पड़ोसी तक भी नहीं जा रही होती है। ये किस किस्म का प्रोपागेंडा है कि बैटलफील्ड के अंदर हमें इनके ब्रिगेडियर अक्षय कुमार नज़र आते हैं, तो कहीं पर जो है वो कर्नल जो है
सनी देओल नजर आते हैं, कहीं उनके मेजर शाहरुख खान नजर आते हैं। रियल बैटलफील्ड के अंदर ये गायब क्यों नजर आते हैं, भड़कियाँ इतनी देते हैं? बिलाल, उसकी बेसिक वजह यह है कि जो ट्रेनिंग और मोटिवेशन है ना, वो तो उनके पास है नहीं, जीरो। जी हाँ, ट्रेनिंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस का कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और उसके साथ साथ जो हमारी मोटिवेशन है वो भी उससे ज़्यादा है। फिर अब करंट जो लीडरशिप है, द वे वो खुद आते हैं और एड्रेस करते हैं, जब बताते हैं तो लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो जो आपको बेसिक डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ये है, मोटिवेशन ट्रेनिंग वहाँ नहीं है, यहाँ है। अब जब यहाँ है शहादत का जज्बा है, वो जज्बा है, वो तो हाँ, वो तो जाहिर है पहले दिन से हर एक के पास है। हमें पता है कि यार हमने एक दिन जान अल्लाह को देनी है, तो क्यों ना हम वो जान एक ऐसे तरीके से पेश करें जो अमर हो जाए, क्योंकि शहीद मरता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे तो बेसिक ये दो डिफरेंस नज़र आते हैं। और बाकी भड़कें जितनी मर्जी मार लो, ऑन ग्राउंड आपने देख लिया कि क्या हुआ। अच्छा, ये जब भी कोई इलेक्शंस होने वाले होते हैं, इलेक्शंस करीब आ रहे होते हैं, इनके पास कोई और किसी किस्म का हाजमे का चूरन नहीं होता, एक ही घिसा पिटा बोसीदा किस्म का एक वो चूरन होता है इनके पास कि एक मूवी बनाते हैं ये। उस मूवी के अंदर एक इंतहाई सीनियर जिसकी एक फॉलोअरशिप होती है, फैन फॉलोइंग होती है, उसका पूरा करियर तबाह करने के लिए कि पाकिस्तान में भी पसंद किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर उन बेचारे मरते दरते जो उनके हीरोज हैं, उनको कहता है ये तो फारिग हो गया, इसका और करियर नहीं है, इसको एक उसको जो है वो एक पैट्रियोटिक मूवी बना के डाल दो, और इसको फिर नफरत अगर करें भी तो कुछ नहीं होता, हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मूवी बनाते हैं, फिर एक जो है वो फेक सर्जिकल स्ट्राइक का कभी बहाना करते हैं, कभी ये कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे, कभी हम कहते हैं कि हम जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता लाहौर में करेंगे। किस किस्म का चूरन है इनका? स्क्रिप्ट राइटर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? स्क्रिप्ट राइटर इसलिए चेंज नहीं हो रहा कि ये चूरन, देखें आपने कुछ तो करना है ना अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। उनको किसी कोई आपने फक्की देनी है अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। तो आप वही चीज़, अब जैसे आपने कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना कर दिया, आपने जो है कोई मूवी बना के लोगों को एक्चुअली माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि असल चीज़ तो हाँ, वो तो आप नाकाम हो चुके, आपको डिफीट हो चुकी है। तो अब उसको कैसे आपने लोगों का उधर से ध्यान हटाना है और कोई अपनी चीज़ की तरफ लगाना है, तो बस ये है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है हर महाज पे ही पाकिस्तान इस वक्त सबसे आगे बिल्कुल है। पाकिस्तान की बल्कि पोजीशन सिफारती सतह पर भी हर सतह पर माशाल्लाह इतनी मुस्तहकम है, और यूएस से हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हुए हैं जब से हमने ये जंग जीती। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा पाकिस्तान की फेवर में अब बोलने लगा है, फिर हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स पे भी उसकी नज़र है। ये सब चीज़ों के साथ साथ अगर इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर का मसला लेकर यूएस या फिर आलमी ताकतों के पास जाए, अक़वाम आलम को तो मैं अब नहीं कहूँगी, लेकिन आलमी ताकतों ऐसे ताकत के पास जाए कि जहाँ से उसका मसला रिजॉल्व हो सके, तो क्या ये आगे पेशरफ्त हो सकती है इसमें? डेफिनेटली इस वक्त ये आपके माइंड में तो होगा आपकी लीडरशिप के कि इसको हमने कैसे लेके चलना है और कैसे जो है वो इस मसले को हल करना है। बट डेफिनेटली जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपका चूँकि ये प्रॉब्लम है तो आपने इसको फ्रंट लाइन पे लाना है, दूसरे किसी को उससे क्या गर्ज है। उन्होंने उनको इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए प्रेशराइज करके इंडिया से कई बातें मनवा ली, ठीक है ना। हम इस मसले को अभी तक उस तरह मुझे लगता है टेक अप नहीं। मतलब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी जो भारत और यूएस की कोई इकोनॉमिक जो डील होने वाली है वो किस कदर जो है वो प्रेशर में देने के बाद, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी को छेड़ रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाकायदा बयानात के अंदर ये है कि 6 जहाज, कभी 7 जहाज, कभी 8 जहाज, तो वो ऐसा लग रहा था कि मुंह चिढ़ा रहे हैं इंडिया को। बिल्कुल, और 3 दफा टैरिफ को 25% बढ़ाया है। अगर तुमने जो है वो नहीं सुधरे या अगर तुम अच्छी डील की तरफ नहीं गए तो शायद मैं 9 जहाज भी कर सकता हूँ या 10 भी कर सकता हूँ या ये भी कर सकता हूँ, पूरी एयरफोर्स से तुम्हारी और वो कुछ भी कहे। एक चीज़ ये इकोनॉमिक डील, और फिर पाकिस्तान के साथ भी एक डील होने जा रही है, और फिर सारी चीज़ें जो मामला वो पलंदा खुलेगा कि किस तरह से ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं।
इस वक्त सबसे अच्छी बात कर्नल साहब, मुझे अगर सही हो तो इंडोर्स कीजिएगा, अगर गलत हो तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई एम विटनेस्ड के मिलिटरीली और जो आपकी गवर्नमेंट साइट है दोनों एक पेज पर नजर आ रहे हैं। डिप्लोमेटिकली हम बड़े स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है इस वक्त वो इंटरनेशनली हम आवाज़ उठाने में कामयाब हो गए। ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका भी हमारी तारीफ कर रहा है, ये पहली दफ़ा है कि हमारा देरीना दोस्त चाइना भी हमारे साथ स्टिल खड़ा हुआ है, ये पहली दफ़ा है कि रशियन पॉलिसी भी जो है वो हमारे कोई अगेंस्ट नहीं है, ये पहली दफ़ा है कि सऊदी अरब के साथ हम पीस पैक्ट भी कर चुके हैं, ये पहली दफ़ा है कि दुबई के जो शेख हैं वो भी इस्लामाबाद आकर वो अप्रिशिएट करके जाते हैं। मतलब एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग द पावर ऑफ मिलिट्री और जो आपकी गवर्नमेंट की जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो डिप्लोमेसी है, इसमें हमारी लीडरशिप किस तरह से एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। कौन सा ऐसा पॉइंट हो कि इसको अगर पिंच किया जाए, मोदी का ये जो है वो फेस दिखाया जाए तो शायद वो आगे तक ले जाए इस बात को। देखिए फेस तो उसके दिखाए जा रहे हैं ना इस वक्त, तो सफारती सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें हर तरह से उनको मार पड़ रही है, एम्बैरसमेंट हो रही है। कोई भी मौका ऐसा नहीं है जहाँ पे आपकी इज़्ज़त अफजाई हो और उनकी जो है ना ज़िल्लत आमेज़ी हो। तो मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त जिस लाइन पे हम जा रहे हैं बहुत अच्छा सही ट्रैक पर, हाँ सही ट्रैक अगर अगले 4-5 सालों तक यही ट्रैक पर रहना चाहिए। कोई ऐसी सियासी जमात या कोई ऐसा शख्स जिसने पूरे निज़ाम को ही तोड़कर तबाह करके रख देने की कसम खाई हो, वो अगर दोबारा से इस सिस्टम के अंदर आते हैं, इन चीज़ों के अंदर आते हैं, तो शायद हम ट्रैक से डिट्रैक भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा नहीं, मेरे ख्याल में हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल इस वक्त आप अलाइन हैं और जो आपके इंटरनली चीज़ों में प्रॉब्लम्स थी अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पे वो इंटरनल अब कब वो कर चुके हैं, उसको टैकल कर चुके हैं। जी अच्छा कर्नल साहब, हमने देखा जो हुर्रियत रहनुमाई यासीन मलिक वो डेथ सेल में, और मिशाल मलिक ने बारहा इस चीज़ के बारे में ज़िक्र किया है, तो उनके साथ इस वक्त डेथ सेल में क्या सुलूक हो रहा होगा? वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं? कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी ऐसी सिफारती सतह पर हम ऐसी कोशिश नहीं कर सकते कि किसी तरह उनको इस तकलीफ़ से निजात दिलाई जाए? देखिए एज अ ह्यूमन बीइंग तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी मुलाकात उनकी फैमिली से सबसे हो ताकि उनकी खैर खैरियत और ये सब चीज़ों का पता चले। लेकिन डेफिनेटली अब क्या उनके साथ सलूक हो चुका है क्या नहीं हुआ, उसको छुपाने के लिए ही ये किया जा रहा है कि नहीं मुलाकात भी की जा रही है। और इतना अरसा हो गया यासीन मलिक इस वक्त जो हैं वो मंजर-ए-आम पर नहीं है और हर तरह से उनकी वाइफ डिफरेंट सेमिनार्स में सब जगहों पे मिशाल मलिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से सुनता भी हूँ उनकी सारी बात, और वो बहुत अच्छा इस वक्त काम कर रही हैं। दुनिया को उनकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। मगर ये है कि इंडिया पे कितना दबाव डाला जाए, किस लेवल का दबाव डाला जाए कि कम से कम एक दफ़ा यासीन मलिक से इनकी मुलाकात या इनकी फैमिली के किसी और फर्द की मुलाकात तो हो ताकि पता तो चले। जी बहरहाल हमें एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और शाहीनों का जिक्र हम जब भी करते हैं तो हमें पड़ोसी मुल्क के गिरे हुए जहाज़ भी नज़र आते हैं, कभी उनके पकड़े हुए पायलट भी याद आ जाते हैं, कभी हमें टी वॉज फंटेस्टिक का जो एक जुमला था वो भी कानों में गूंजता है। मैं इस पूरी दास्तान को सुनाने की कोशिश करता चला जा रहा हूँ। यौम यकजहती कश्मीर है, आपका इनिशियल कमेंट भी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हम बड़े प्राउडली नाम भी लेते हैं उस मार्के का जिसके अंदर हमने अल्लाह ने पता नहीं की जाहिर है, और इस मुल्क के लोगों ने फाइट बैक किया, अपनी सॉवरेनिटी के लिए मुसल्लह फौज ने बैक किया, और पाक फिजाइया ने जो करना था कर दिखाया, वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो ये एक ऐसा है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई 65 दफा कह दिया कि हिंद जहाज मारे गए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ब्रांड ब्यूटीफुल, एक न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी, मैंने रुकवाई, ये 60+ दफा कह चुके हैं। और मेरी ख्वाहिश है या मेरी दरखास्त उन तक इतनी दूर तक नहीं पहुंचेगी, मेरी ख्वाहिश जरूर है कि वो नहीं सर, वॉशिंगटन में भी देखा जा रहा होगा कंफर्म ये मॉर्निंग शो आपका इंशाल्लाह पहुंचेगी सर। आप कहें दरखास्त करें सर प्लीज। मेरी ख्वाहिश ये है और दरखास्त ये है कि कभी वो ये भी पूछ लें कि ये लड़ते क्यों हैं। वेरी गुड पर्सन। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा मैं जंगें रुकवाई हैं। देखिए जंग लड़ी जाती है तो जंग होती है इफेक्ट,
और कॉज कुछ और होती है। कोई भी दुनिया में जंगें उठा लें, ईरान की अमेरिका के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो उठा लें, अभी जो खुदाना खास्ता वो उठा लें, वेनेजुएला उठा लें, ये होते हैं इफेक्ट, पीछे होती है कॉज। वेनेजुएला का क्या मतलब था कि कॉज नहीं थी कि तेल है उनके पास, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, अनटैप्ड है, दुनिया के सबसे 303 ट्रिलियन उनके पास बैरल उनके पास ऑयल है। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कॉज एक और चीज है, इफेक्ट एक और चीज है। हम जब लड़ते ही, लड़ाइयां जितनी हमारी हुई हैं, कश्मीर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहा है हिंदुस्तान के साथ हमारा। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प 60 दफा कह सकते हैं कि मैंने जंग रुकवाई, तो एक दफा ये भी कहें कि जो वजह है मैं उसको भी रुकवाने जा रहा हूँ, तो ये बड़ा अच्छा वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। जबरदस्त हो जाएगा ये तो। चिश्ती साहब, मैं एक सवाल और करने की इजाजत आपसे ले लेता हूँ। खालिद चिश्ती साहब, हम जब जंग की बात करते हैं तो हम अपने शाहीनों को देखते हैं, माशाल्लाह वेल ट्रेंड, और इस वक्त हम एआई, हमें तो दुनिया ने तब रिकॉग्नाइज किया कि ये तो एआई के अंदर हर किसी से आगे निकल चुके हैं। द वे वी हैक द सिस्टम, द वे वी जस्ट जिस तरह से हमने सब कुछ उनका हाईजैक कर लिया, और फिर उसके बाद वो जहाज रडार से उड़ता और रडार से गायब हो जाता, उसको ब्लैंक हो जाता, नजर नहीं आता। ये तमाम चीजें दुनिया ने देखी, और इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर बाकायदा मॉनिटरिंग सेल्स के अंदर सारी चीजें देखी जा रही थी कि होने क्या जा रहा है। इन तमाम चीजों के बाद जब दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर रही है, दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है, भारत के पास वो कौन सी एक चुल है जो उसको जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी वो फिल्म बना देता है, कभी वो नेगेटिव झूठा प्रोपेगेंडा कर देता है, कभी वो इसी खाम ख्याली में रहता है कि मैं कश्मीर से आर्टिकल हटाकर अपनी इंडियन कॉलोनी आबाद कर लूंगा, और पाकिस्तानी खामोशी बैठे रहेंगे। बिलाल, देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि सून आफ्टर जब जंग खत्म हुई थी मई में, तो मैं जुलाई अगस्त में मैं बाहर गया था अमेरिका और कनाडा। कुछ मैंने लेक्चर्स देने थे जंग के बारे में, कुछ टीवी टॉक्स को इंटरव्यू देना था। तो वहां पे कनाडा में एक वैंकूवर में एक सिख जर्नलिस्ट थे, वो इंडियन थे ओरिजिनली लेकिन कनेडियन थे जाहिर है। ठीक है, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया जंग के बारे में, पॉडकास्ट किया मेरे साथ, और ऑलमोस्ट कुछ 40-45 मिनट का। तो उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मुझे आखिर में उन्होंने कहा कि एयर कमोडोर साहब, आप हमारी राइवल एयरफोर्स के हैं इंडिया के, तो आप इंडियन एयरफोर्स को या इंडियन गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे वे फॉरवर्ड, यानी कि नुकसान हो चुका है तो मशवरा क्या देंगे। तो मैंने उस वक्त मशवरा दिया था, वो आई विश वो मेरी आवाज पहले वाशिंगटन नहीं पहुंची, उस वक्त दिल्ली पहुंच जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो मैंने उनसे कहा कि इंडिया को चाहिए कि ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ले जो उसका नुकसान हुआ है। और मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा देखिए एज फाइटर पायलट्स हम लोगों को एक लास्ट डिच मनूवर या लास्ट एस्केप मनूवर दिखाया जाता है कि अगर ये फंस जाए सारी सिचुएशन में तो कैसे बच निकलना है ऐसी डेंजरस सिचुएशंस। तो मैंने कहा ये इंडियन पायलट्स को भी बताया जाता होगा। तो इंडिया को चाहिए कि ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर ले अभी से, और उसका ये फायदा होगा कि दुनिया भूल जाएगी, दुनिया फिर जिक्र भी नहीं करेगी। जब आप मान लेंगे तो खत्म हो जाएगा, मैच ओवर हो जाएगा। जब आप डिनाइल मोड में रहेंगे तो इंडिया डिनाइल मोड में रहेगा, पूरी दुनिया उसको ऑपोजिट मोड में रहेगी, आपके मुखालिफ रहेगी। वो ढूंढते रहेंगे आप जैसे जर्नलिस्ट कि नहीं यार मुझे एक और डाटा भी मिल गया, मेरे जैसे भी तजिया निगार को डाटा इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो मैंने कहा कि दुनिया पीछा नहीं छोड़ेगी, ये जितना जल्दी पीछा छुड़ा रहे हैं इस कंबल को फेंक दे। ये आप कंबल पकड़े रखेंगे तो दुनिया आपके पीछे आएगी। तो वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने 7 महीने पहले मेरी बात नहीं मानी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसके बाद तकरीबन 60 दफा कहा या 50 दफा तो उसके बाद भी कहा होगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी पीछे लगे हुए हैं, दुनिया भी पीछे लगी है। आप और मैं आज भी यही बातें कर रहे हैं, और वो अभी तक कह रहे हैं कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। जो आप कह रहे हैं कि सिंदूर या वो जो क्या कंटिन्यू करना है, देखिए चॉइस नहीं है। 140 करोड़ लोगों को आप ऐसे नहीं बेवकूफ बना सकते, बहुत समझदार लोग हैं। उनको उन्होंने कुछ ना कुछ जानखेजी, कुछ सनसनीखेजी मेंटेन रखनी है कि बस अगला स्टेशन आ गया, इस पे हमने उतर जाना है। वो जैसे बच्चे होते हैं ना जिसको आप कहते हैं कि आइसक्रीम अगले स्टॉप से मैंने आइसक्रीम आपको ले देनी है, तो वो काम हो रहा है कि बस अगला आया तो हमने बदला ले लेना है। बजट बढ़वा लिया 15%, तो बस बजट बढ़ गया तो ये आ जाना है। अब और राफेल, पहले पिछले राफेल ने कुछ नहीं किया, अब वो कह रहे हैं कि बस अगले राफेल हम 100-125 को और ऑर्डर करने लगे, तो फिर देखिएगा हम इसके साथ क्या वो तो राफेल वो तो रॉ फेल हो गया था। रॉ फेल हो गया, उन्हीं का रॉ फेल हो गया। बहरहाल जी, और फिर उन्होंने लोगों को एक और भी लॉलीपॉप दिया। वो ये कहा कि नहीं हम पाकिस्तान से नहीं हारे, हम तो चीन से हारे हैं, बुनियादी तौर पर चीन हमारे पीछे। तो ये कि चीन की टेक्नोलॉजी वो मिसाल देते थे, अबू ये बड़े लड़के लेकर आए थे खेलने के लिए, ये बड़े लड़के लेकर आए। तो हमने तो बड़े लड़के नहीं कहा ना। देखिए मैं उस वक्त भी कहता था, जून में जुलाई में जब इन्होंने शुरू किया था कि हम चीन से आ रहे, तो मैंने उनसे कहा था चैनल पर, और इंडिया को भी कहा, और उस मैं जो जिस कनाडा में जिक्र किया जिस चैनल उनको भी मैंने कहा
मैंने कहा देखिए, आप लोगों के पास चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130 हेलीकॉप्टर अमेरिका के थे, आपके पास ड्रोन इजराइल के थे, आपके पास S-400 रशिया का था, आपके पास राफेल जो थे फ्रांस के थे। जी सर। तो हमने कहा कि हमने 4 मुल्कों को हराया है। तो बहरहाल सर, नहीं सर, नहीं करें, इतनी ना करें सर, बेचारों को नींद नहीं आनी अगले साल तक। अगले साल भी जो है ना वो बेचारे फिर कुछ ना कुछ बौखलाहट का शिकार हो जाएंगे। बहरहाल खालिद शीशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कमेंट। और दुनिया ने उम्मीद करता हूँ कि ये सुनी होगी चीजें, और ये वॉशिंगटन तक भी आपकी बात गई होगी। बिल्कुल सर की आवाज जो है वो पहुंचनी भी चाहिए और पहुंची होगी। कनल साहब, हाउ डू यू सी दिस ऑल सिनेरियो के इतनी बौखलाहट का शिकार है सारी चीजें? इंशाल्लाह क्योंकि हमारी कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, हमारी कुछ ऐसे फरिश्ते हैं, हमारी कुछ ऐसे अंग-संग हीरोज़ हैं जिनको DGISPR अंग-संग हीरोज़ के नाम से पुकारते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म के अंदर हो, यूनिफॉर्म से बाहर हो, लेकिन वो अंग-संग हीरोज़ हैं। वो भी इस वक्त बहुत सारे ऐसे काम करें जिसकी वजह से आज भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन होती नज़र आ रही हैं, और भी कोशिशें करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वाज़े पैगाम तो जाना चाहिए ना आज के दिन पर, क्योंकि अगर मोदी आपको सुन रहा है इस वक्त, तो मैं तो समझता हूँ कि अगर उसकी नींद हराम हुई है तो उसका पेट भी ख़राब होना चाहिए, उसका गला भी ख़राब हो जाना चाहिए, और उसकी तबीयत इतनी बर्बाद हो जानी चाहिए कि फिर वो कोई बौखलाहट करे, फिर हम उसे चाय पिलाएं। तो हर दफ़ा हम चाय ही पिलाएंगे या कभी कुछ और भी खिलाए पिलाएंगे, कुछ और भी करेंगे, कुछ और मेन्यू में है? इस दफ़ा जिस तरह उन्होंने कहा ना कि वो जी अभी सिंदूर का अगला पार्ट आना है, अगर वो आएगा तो अब मेरा ख्याल है कि वंस फॉर ऑल सब चीज़ें सेटल डाउन हो जानी चाहिए और हो जाएंगी बिल्कुल। और जो बल्कि अभी भी अगर ये अभी भी अगर बिल्कुल। ये जंग ना रुकवाते, बीच में अमेरिका इंटरवीन ना करता, तो पाकिस्तान ने तो खत्म कर देना। बहुत अच्छी फेंटी पड़ जानी। मैं जुमला दे दूं यहाँ पे, मैं जुमला दे दूं, अगर शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप आपका, अगर सुन रहे हैं आप, अगर आप इंटरवीन ना करते, अगर आप टैरिफ की बात ना करते, तो इस सिंदूर को तंदूर में डाल के लंगूर बना के इनको वापस भेजते हम। तो शुक्रिया, ना तो सिंदूर तंदूर में गया, ना तंदूर से लंगूर निकला, और लंगूर जो है वो अभी वहीं बैठा हुआ है। अगली दफा अगर आपने इंटरवीन ना की तो इन लंगूरों को जो है वो सिंदूर लगा के वापस भेजेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वही बात है कि जो कॉज है जी सर, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। जंग कोई भी नहीं चाहता, जंग मसले का हल भी नहीं है। डेफिनेटली जंग एक इफ़ेक्ट है, जब आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं तो ही आप जंग की तरफ जाते हैं। तो इस कॉज को कि जिसकी वजह से हमारा उनके साथ कन्फ्लिक्ट 1947 से आज तक चला आ रहा है, इस कॉज को ख़त्म होना ज़रूरी है। ठीक है। और अब पाकिस्तान जिस स्टेज पे इस वक्त है, इंटरनेशनली हमारी जितनी इज़्ज़त है और जितना हमारा वक़ार है, तो अब ये कॉज इंशाल्लाह नजर आता है कि खत्म हो। अच्छा, सिर्फ एक ही पूरा भारत नहीं, पूरी उनकी पार्लियामेंट नहीं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अमन की तरफ हम जाएं, हम इन झड़पों की तरफ, जंग की तरफ न जाएं। जो भी हल हो, कश्मीरियों को खुद फैसला करने का हक हो कि वो जिस तरफ जाना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, उनको ये हक दिया जाए। वहां पर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये RSS और ये जो मोदी स्पॉन्सर्ड और जो इजराइल स्पॉन्सर्ड जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो कसाई हैं, ये इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं कि अगर कोई शख्स आवाज उठाने की कोशिश करता है, ये अपने ही लोगों को कत्ल कर देते हैं, अपने ही लोगों का जो है वो कसाई बनकर उनको स्लॉटर कर देते हैं। इसके खिलाफ भी तो अंदर कैंपेन चल रही है ना इंडिया के अंदर, वो भी तो मजबूती पकड़ रही है। कि जो भी एक बाशऊर आदमी है उसको पता है कि जंग में नुकसान है, और दोनों तरफ नुकसान है, और उनका तो बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है। तो वो भी इनफैक्ट पाकिस्तान ने इस वक्त इंडिया से मैच खेलने से इनकार किया है, जो और बांग्लादेश यकजहती के लिए इसलिए किया कि उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान ने पहली दफा इस तरह का इनिशिएटिव लिया है कि अब हम खुल के सामने आ गए। बहरहाल वक्त, ये टॉपिक ऐसा नहीं खत्म हो सकता, वक्त खत्म हो चुका है, दामने वक्त में गुंजाइश खत्म हो चुकी है। कनल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम मेहमानों को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला इस कश्मीर को इसी तरह सलामत रखे, और पाकिस्तान का ये हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। और हम अपनी ही जिंदगियों में, जैसा आपने कहा, इस कश्मीर को खुश खिलता फलता फूलता देखेंगे और पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज।